हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि सॉल्यूशन की एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होती है। ओके, और हमने पिछली क्लास में दो टाइप की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस की थी। वो क्या क्या थी? तो एक थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और दूसरी क्या थी? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, फिर उससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने तीन टाइप की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ ली है। ठीक है, इट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, और आज हम पढ़ेंगे लास्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अब ऑस्मोटिक प्रेशर को पढ़ने से पहले हम समझते हैं कि ऑस्मोसिस क्या होता है। ठीक है, मीन्स हम अपना बेसिक फंडा क्लियर करेंगे। ठीक है, और उसको क्लियर करने के बाद फिर ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब डिस्कस करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय ऑस्मोसिस। ओके, अब देखो ऑस्मोसिस को हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर के दो पार्ट्स कर दिए, एक ये वाला पार्ट और दूसरा ये वाला पार्ट। ठीक है, और इस पार्ट में हमने क्या लिया है? प्योर सॉल्वेंट लिया है, प्योर लिक्विड सॉल्वेंट लिया है। अब हम इस प्योर लिक्विड को सॉल्वेंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम इस सॉल्वेंट में सॉल्यूट डिसॉल्व करके क्या बनाएंगे? सॉल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, और उस सॉल्यूशन को दूसरे पार्ट में रखेंगे। ठीक है, मीन्स इस पर्टिकुलर पार्ट में क्या है? वही सॉल्वेंट है और उस सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट डिसॉल्व है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या बन रहा है? ये सॉल्यूशन साइड बन रहा है। ओके, अब देखो हमने क्या किया? सॉल्वेंट और उसके सॉल्यूशन को सेपरेट कर दिया थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है? तो ऐसी मेम्ब्रेन जिनमें इतने छोटे होल्स होते हैं या फिर पोर्स होते हैं जिनसे केवल और केवल लिक्विड सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ही आ जा सकते हैं, मीन्स आर पार हो सकते हैं। सॉल्यूट के पार्टिकल्स आर पार नहीं हो सकते। ठीक है, तो ऐसी मेम्ब्रेन क्या कहलाती है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहलाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने बायोलॉजी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा होगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी क्या है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का एक एग्जांपल होता है। ओके, फिर आप लोग अपने डेली लाइफ में भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को ऑब्जर्व कर सकते हो। क्या करो आप लोग? एग लो, एग को बॉईल करो, फिर बॉईल करने के बाद उसकी जो आउटर कवरिंग होती है वो किसकी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। तो उस आउटर कवरिंग को हटा दो। तो आउटर कवरिंग को हटाने के बाद जो आप लोगों को व्हाइट एग मिलेगा, उस व्हाइट एग के ऊपर की जो लेयर होती है वो लेयर किसकी होती है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की होती है, या फिर हम उस लेयर को क्या मान सकते हैं? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मान सकते हैं। ठीक है, बहुत ही पतली सी लेयर होती है, आप लोग देख सकते हो उस चीज को। ठीक है, तो वो भी क्या है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ओके, फिर कुछ और एग्जांपल्स, जैसे पार्चमेंट पेपर। तो पार्चमेंट पेपर आप लोगों ने बेकरी की दुकान में देखे होंगे। ठीक है, जिसमें यूजुअली क्या रखे रहते हैं? बिस्किट रखे रहते हैं, मिठाई रखी रहती है, केक्स वगैरह रखे रहते हैं। ठीक है, तो पार्चमेंट पेपर भी क्या है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का एग्जांपल है। ओके, फिर वैसे ही सेलोफेन भी क्या होता है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का एग्जांपल होता है। ओके, फिर कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं जिसको हम एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ट्रीट कर सकते हैं, और वो उसका एग्जांपल क्या है? तो उसका एग्जांपल है कॉपर फेरो साइनाइड। ओके, तो ये कुछ जनरल नॉलेज वाले कॉन्सेप्ट्स थे जो आप लोगों को पता होने चाहिए। ठीक है, मीन्स व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, चलिए तो हमने क्या किया है? इस पर्टिकुलर कंटेनर में दो पार्ट्स कर दिए और दोनों पार्ट्स को सेपरेट किससे किया? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट किया। ओके, अब देखो इस पर्टिकुलर साइड में क्या है? प्योर लिक्विड सॉल्वेंट है। ठीक, और इस साइड क्या है? उसी लिक्विड का सॉल्यूशन है, मीन्स उस लिक्विड में सॉल्यूट डिसॉल्व है। तो क्या बन गया? वो सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे ऑस्मोसिस क्या होता है। ठीक, तो देखो लेट्स सपोज ये अरेंजमेंट हमने जस्ट स्टार्ट की है।
ठीक है, जस्ट बनाई है ये अरेंजमेंट, अभी जस्ट ये स्टार्ट ही हुई है ना। तो आप लोगों को क्या देखने मिलेगा कि इस पर्टिकुलर साइड का जो लेवल है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा और इस पर्टिकुलर साइड का जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। मीन्स अभी ये लिक्विड कहां तक है, इस पोजीशन तक है या फिर इस हाइट तक है ना, और ये सॉल्यूशन किस हाइट पर है, इस हाइट पर है। ओके, फिर कुछ देर के बाद आप लोग ये देखोगे कि इस पर्टिकुलर साइड में जो लेवल है, हाइट है सॉल्यूशन की, वो क्या हो जाती है, बढ़ती हुई नजर आती है ना। तो यहां पर हाइट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ओके, और इस तरफ की हाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये आप लोगों को ऑब्जर्व होगा कुछ समय के बाद। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ होगा, तो वो इस वजह से हुआ होगा क्योंकि इस तरफ लिक्विड, इस तरफ के लिक्विड के पार्टिकल्स इस तरफ जा रहे होंगे। ठीक है, इसको पार करते हुए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को पार करते हुए। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहां पर क्या हो रहा है कि जब हमने प्योर लिक्विड सॉल्वेंट को उसके सॉल्यूशन से सेपरेट किया थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो आप लोगों को एक प्रोसेस ऑब्जर्व हुआ जिस प्रोसेस में प्योर लिक्विड सॉल्वेंट के पार्टिकल्स सॉल्यूशन की तरफ मूव कर रहे हैं थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो उसी पर्टिकुलर मूवमेंट को क्या कहा जाता है, ऑस्मोसिस कहा जाता है। ठीक है, फिर अब यहां पर एक बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से केवल और केवल कौन से पार्टिकल्स आर पार जा सकेंगे, लिक्विड सॉल्वेंट के पार्टिकल्स आर पार जा सकेंगे। ठीक है, अब लिक्विड सॉल्वेंट तो इस तरफ भी है और इस तरफ भी, मींस इस तरफ के लिक्विड पार्टिकल्स भी आर पार जा सकते हैं और इस तरफ के भी लिक्विड पार्टिकल्स आर पार जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ ही सॉल्वेंट प्रेजेंट है। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पर इस तरफ के लिक्विड पार्टिकल्स भी इधर जाते हैं और इस तरफ के लिक्विड पार्टिकल्स भी इधर जाते हैं। लेकिन प्योर सॉल्वेंट साइड के लिक्विड पार्टिकल्स की क्वांटिटी ज्यादा होती है किसके कंपैरिजन में, सॉल्यूशन साइड के लिक्विड पार्टिकल्स के कंपैरिजन में। मींस यहाँ पर क्या होता है, नेट फ्लो होता है। नेट फ्लो मींस इस तरफ के ज्यादा पार्टिकल्स इधर जा रहे हैं और इस तरफ के कम पार्टिकल्स इधर जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली आप लोगों को क्या देखने क्या नजर आएगा कि लिक्विड इस तरफ फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या बोला जाता है कि ऑस्मोसिस में नेट फ्लो होता है, किसका, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का, किसके तरफ, प्योर लिक्विड से सॉल्यूशन की तरफ, और यही प्रोसेस कहलाता है ऑस्मोसिस। ठीक है, चलिए, तो ये हमने सीखा व्हाट डू यू मीन बाय ऑस्मोसिस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, तो हम इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। तो डेफिनेशन है द प्रोसेस इन्वॉल्विंग स्पॉन्टेनियस नेट फ्लो। ध्यान रखना यहाँ पर क्या है, नेट फ्लो। नेट फ्लो मीन्स आप लोग समझ चुके हो, नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट साइड टू द सॉल्यूशन साइड थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। आई बात समझ में? चलिए, फिर आप लोग ऑस्मोसिस को डेली लाइफ में भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि अब जैसे मैं एग्जांपल लूं कि प्लांट्स में वाटर कैसे पहुंचता है, तो कैसे पहुंचता है, जो रूट्स हैं उन रूट्स के द्वारा पहुंचता है। ठीक है, तो रूट्स में वाटर कौन से प्रोसेस थ्रू एंटर हो रहे हैं, तो कौन से प्रोसेस थ्रू एंटर होते हैं, ऑस्मोसिस के थ्रू होते हैं। ठीक है, कि वाटर जो कि ग्राउंड लेवल पे प्रेजेंट होता है, वहां का वाटर किसमें जाता है, किसमें एंटर होता है, रूट्स में एंटर होता है। ठीक है, तो वो भी क्या है, ऑस्मोसिस का एग्जांपल है। ओके, फिर हम अगला एग्जांपल लें। जैसे कि मान लो आप वाटर लो और वाटर में किशमिश इंट्रोड्यूस कर दो और उसको बहुत समय तक ऐसे रहने दो, है ना, या फिर एक दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दो, पानी में किशमिश डाल के छोड़ दो एक दिन के लिए। फिर एक दिन के बाद आप लोग देखोगे किशमिश क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। ठीक है, और वो फूलता क्यों है, क्योंकि किशमिश में
वाटर पार्टिकल्स क्या हो चुके हैं, एंटर हो चुके हैं। ठीक है, तो वहां पर भी क्या हुआ है, ऑस्मोसिस हुआ है। ओके, फिर जैसे आप लोग डेट्स, खजूर को पानी में डुबाते हो, तो खजूर को पानी में डुबाने के बाद क्या हो जाता है, खजूर फूल जाता है। तो क्यों फूलता है वो, क्योंकि वहां पर कौन सा प्रोसेस होता है, ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है, फिर आप लोग क्या कर सकते हो कि सेल लो, है ना, तो सेल को वाटर में इंट्रोड्यूस करो, तो सेल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, चलिए, तो यहां तक हमने डिस्कस किया ऑस्मोसिस की डेफिनेशन और उसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है उसको भी हमने डिस्कस कर लिया। ओके, चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर यहां पर देखो, हमने डायग्राम में फिर से एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर के दो पार्ट्स किए, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, और बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ओके, फिर हमने क्या किया है, इस पर्टिकुलर कंपार्टमेंट में या फिर साइड में लिक्विड का सॉल्यूशन बनाया है। ठीक है, और इस तरफ भी क्या है, लिक्विड का सॉल्यूशन बनाया है। क्यों, क्योंकि आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे सर्कल्स है, और वो सर्कल्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, फिर दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो बेसिक डिफरेंस है नंबर ऑफ पार्टिकल्स का। ठीक है, तो देखो, इस तरफ आप लोगों को ज्यादा पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं और इस तरफ आप लोगों को कम पार्टिकल्स नजर आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सॉल्यूशन ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है और ये सॉल्यूशन कम कॉन्सेंट्रेटेड है। मींस इस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और इस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कम है। ठीक है, तो हम इसको मान लो C1 नाम दे देते हैं और इसको C2। ठीक है, तो सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन 1 इज ग्रेटर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन 2। ओके, तो अब ये बताओ आप लोग या फिर सोचो कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स अब किस तरफ जाएंगे, मींस किस साइड का लेवल बढ़ेगा, मींस कौन से साइड की हाइट बढ़ेगी। ओके, तो सोचो इस चीज को, नहीं सोच पा रहे हो तो अब देखो, यहां पर हाइट जो बढ़ेगी वो इस तरफ वाले सॉल्यूशन की बढ़ेगी। मींस ऑस्मोसिस किस तरफ से किस तरफ होगा, तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन से इस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, मींस इस सॉल्यूशन से इस सॉल्यूशन की तरफ होगा, है ना। मींस इस सॉल्यूशन के लिक्विड पार्टिकल्स इस सॉल्यूशन के तरफ आने लगेंगे। ठीक है, तो ड्यूरिंग ऑस्मोसिस अब ये भी डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है ना। ड्यूरिंग ऑस्मोसिस लिक्विड दैट इज सॉल्वेंट पार्टिकल्स moves from low concentrated solution to high concentrated सॉल्यूशन। मीन्स जब दो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेट किया जाए तो कम कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन के सॉल्वेंट पार्टिकल्स ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, और उसे भी हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस बोलेंगे। ठीक है, यहां पर लेवल बढ़ेगा इस तरफ वाले सॉल्यूशन का, है ना, यहां पर हाइट बढ़ेगी। आई बस लेकिन सॉलिड पार्टिकल्स आर पार नहीं जाएंगे, है ना। चलिए, तो ये भी कॉन्सेप्ट है किसका, ऑस्मोसिस। ठीक है, अब इसको आप लोग इस तरीके से भी समझ सकते हो कि अगर आप लोग अंगूर को नमक के पानी में डालोगे
तो नमक के पानी में डालने पर अंगूर क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि नमक के पानी में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और अंगूर में कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो अंगूर के अंदर का पानी क्या हो जाएगा, बाहर वाटर, सॉल्ट वाटर में फ्लो होने लगेगा। तो इस वजह से जो अंगूर है वो श्रिंक होने लगता है। ठीक है। बट अगर आप लोग अंगूर को प्योर वाटर में इंट्रोड्यूस करोगे तो अंगूर क्या नजर आएगा, आप लोगों को फूला हुआ नजर आएगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि उस वक्त क्या हुआ है, अंगूर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और वाटर प्योर है। तो उस सिचुएशन में तो वाटर के पार्टिकल्स किस तरफ जाएंगे, अंगूर के अंदर जाएंगे। ठीक है। तो ये सिंपल सा एग्जांपल है आप लोगों के लिए ऑस्मोसिस का डेली लाइफ में। ओके, चलिए अब इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब समझते हैं हम कि ऑस्मोसिस में प्योर लिक्विड सॉल्वेंट से ही सॉल्यूशन की तरफ मूवमेंट क्यों होता है। ठीक है। तो देखो, अब आप लोग ये बताओ कि प्योर लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? इसका आंसर आप लोग बहुत आसानी से दे सकते हो क्योंकि आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है। ठीक है। तो हमें पता है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड इज ग्रेटर देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इट मींस प्योर लिक्विड के ऊपर प्रेशर ज्यादा अप्लाई हो रहा है। ठीक है। और सॉल्यूशन की तरफ कम प्रेशर अप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब ऊपर से लगने वाला प्रेशर प्योर लिक्विड की तरफ ज्यादा है, इस वजह से लिक्विड के पार्टिकल्स सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। और ये रीजन होता है कि ऑस्मोसिस में प्योर लिक्विड सॉल्वेंट के सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ही सॉल्यूशन की तरफ क्यों जाते हैं। ठीक है। चलिए फिर अब हम समझेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर होता किसका है, तो होता है कुछ सॉल्यूशन का, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है उसको समझते हैं। तो देखो, यहां पे हमने फिर से एज्यूम किया कंडीशन, प्योर लिक्विड उसका सॉल्यूशन और बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है। तो यहां पे कौन सा प्रोसेस होगा, ऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा। ठीक है। तो हमें क्या करना है, उस ऑस्मोसिस को होने नहीं देना है। मींस जब ये ऑस्मोसिस होने लगेगा तो इस तरफ सॉल्यूशन का लेवल बढ़ने लगेगा। मींस लेवल क्या होगा, ऊपर जाने लगेगा। तो हमें उसको ऊपर नहीं जाने देना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें बाहर से प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। अब जैसे मान लो ये मार्कर है, तो मार्कर को अगर मैं ऊपर भेजूंगा, ठीक है, इस हाथ से, तो अगर मुझे इसको ऊपर नहीं जाने देना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने दूसरे हाथ से इसको रोकना पड़ेगा। ठीक है। तो रोकने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक इस हाथ से प्रेशर लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो देखो, तो मैं इस हाथ से कब तक प्रेशर लगाऊंगा, तो तब तक प्रेशर लगाऊंगा जब तक ये मेरे इस हाथ का प्रेशर खत्म ना हो जाए। ठीक है। या फिर मैं नीचे से प्रेशर लगाना बंद ना कर दूं, तब तक मुझे ऊपर से प्रेशर लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो मैंने मान लो ऊपर से प्रेशर लगाना स्टार्ट किया, प्रेशर लगा रहा हूं, कब तक लगा रहा हूं, जब तक ये नीचे से प्रेशर लगा रहा है। ठीक है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं और एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लगाऊंगा। ठीक है। मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी एक्स्ट्रा प्रेशर लगाने की। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में मैंने जितना भी प्रेशर लगा दिया वही प्रेशर क्या कहलाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा। तो वैसे कुछ यहां पर भी है कि जब ये लिक्विड के पार्टिकल्स प्योर लिक्विड सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ मूव करने लगेंगे तो सॉल्यूशन का लेवल बढ़ने लगेगा। तो उस लेवल को बढ़ने नहीं देना है, तो उसके लिए बाहर से प्रेशर लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो वो जो हम एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं किस पर, सॉल्यूशन पर, तो वही क्या कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है। और ये एक्सटर्नल प्रेशर क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम मींस हम प्रेशर लगाते जा रहे हैं, तो कब तक लगाएंगे, जब तक ये ऑस्मोसिस होना बंद ना हो जाए। ठीक है। तो उस मिनिमम प्रेशर को हम क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। ठीक है। तो हम इस तरीके से
ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर which is applied to the solution in order to stop osmosis is called osmotic प्रेशर। ओके, ये डेफिनेशन होगी है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, और ऑस्मोटिक प्रेशर किसका होता है? सॉल्यूशन का, ऑफ सॉल्यूशन, प्योर लिक्विड का नहीं होता। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब डिस्कस करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, मीन्स फॉर्मूला क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर का, सिंबल क्या है, वगैरह वगैरह। ठीक है, मीन्स हम न्यूमेरिकल फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। तो अब देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर को सिंबलाइज किया जाता है बाय द सिंबल पाई। ठीक है, तो ध्यान रखना पाई किसका सिंबल है? ऑस्मोटिक प्रेशर का। ठीक है, फिर फॉर्मूला। अब देखो, फॉर्मूला जो बनाया गया है ऑस्मोटिक प्रेशर का, वो ये एज्यूम करके बनाया गया है कि इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, मान लो ये सॉल्यूशन है जिसके ऑस्मोटिक प्रेशर की हम बात कर रहे हैं, है ना। इस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, उन सॉल्यूट पार्टिकल्स को हम क्या मान लें? गैस के मॉलिक्यूल्स मान लें, एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, और तो इस तरीके से ये पार्टिकल्स कहां मूव करेंगे? इस वॉल्यूम में मूव करेंगे, इस ओवरऑल वॉल्यूम में मूव करेंगे। ठीक है, तो ये एक तरीके से क्या बन गया? गैसियस स्टेट का कॉन्सेप्ट बन गया। ठीक है, कि मान लो कि एक कंटेनर है, ये क्लोज कंटेनर, इस क्लोज कंटेनर में ये पार्टिकल्स क्या है? गैस के पार्टिकल्स हैं। ठीक, तो उस सिचुएशन में क्या डिफाइंड होती है? आइडियल गैस इक्वेशन डिफाइंड होती है, जिसे हमने क्लास 11 में पढ़ा था। और वो क्या होती है? PV इक्वल्स टू nRT। ठीक है, तो P इक्वल्स टू N/V इंटू R इंटू T। ठीक है, फिर उसके बाद N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, और यहाँ पर क्या है? सॉल्यूट है ना। और V क्या है? वॉल्यूम। R गैस कांस्टेंट और T टेम्परेचर इन केल्विन, और P क्या होता है? प्रेशर होता है। ठीक है, तो वैसे कुछ कॉन्सेप्ट है। फिर अब देखो N/V क्या बन जाता है? N/V दैट इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, दैट इज मोलैरिटी। ये क्या बन जाएगा? मोलैरिटी इनटू R इंटू T। तो P प्रेशर है, N मोलैरिटी है, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन है, R गैस कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है। तो इसी को हम ऑस्मोटिक प्रेशर के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो किस तरीके से लिखते हैं? तो पाई दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल्स टू concentration, that is molar concentration, into R into T। तो ये होता है फॉर्मूला इसका, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन। ओके, चलिए, तो इस तरीके से हमारे सामने ये फॉर्मूला आया ऑस्मोटिक प्रेशर का, वेयर I represents osmotic pressure, C represents molarity, R represents gas constant, and T represents temperature in Kelvin। ठीक है, फिर अब देखो हम इस फॉर्मूले को एक्सपांड कर सकते हैं और नया एक्सप्रेशन डिराइव कर सकते हैं। तो वो किस तरीके से करेंगे उसको देखो।
pi equals to C means molarity. Molarity means number of moles of solute upon volume of solution in liter into R into T. ठीक है? Then pi equals to number of moles of solute, it is mass of solute upon mm of solute into volume of solution in liter into R into T. ठीक है? तो इस एक्सप्रेशन को देखो, इस एक्सप्रेशन में भी क्या आ रहा है, सॉल्यूट का मोलर मास आ रहा है। तो हम ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू भी क्या निकाल सकते हैं, सॉल्यूट का मोलर मास निकाल सकते हैं। ओके, तो मोलर मास इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन ऑस्मोटिक प्रेशर इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू आर इनटू टी। ठीक है, ये बन जाएगा फॉर्मूला ऑफ मोलर मास। ओके, चलिए इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर अब देखो डिस्कस करते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशंस किसे कहा जाता है। ओके, तो देखो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होते हैं। मींस आइसोटोनिक सॉल्यूशन एक रिलेटिव टर्म। रिलेटिव टर्म मींस हमारे पास कम से कम दो सॉल्यूशन होने चाहिए। ठीक है, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन आइसोटोनिक सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। अगर एक सॉल्यूशन के साथ दूसरा सॉल्यूशन भी है तो उस केस में हम उन सॉल्यूशंस को आइसोटोनिक सॉल्यूशन तभी बोल पाएंगे जब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, सेम हो। ठीक है, जैसे मान लो यहां पर हमारे पास सॉल्यूशन है ग्लूकोज का, ग्लूकोज सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसमें चाहे कितना भी ग्लूकोज पड़ा हो, इसका कुछ ना कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर है। मींस लेट्स सपोज पाई इक्वल्स टू 3.5 atm। ओके, फिर यहां पर हमारे पास दूसरा सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन यूरिया का है। ओके, और उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी कितना है, 3.5 atm। तो ये दोनों सॉल्यूशन क्या कहलाएंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आइसोटोनिक सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होंगे जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो। ठीक है, चलिए अब देखो लेट्स सपोज हमारे पास कोई सॉल्यूट ए का सॉल्यूशन है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर हमने पाई ए से डिफाइन कर दिया है ना। फिर कोई दूसरा सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट बी है, इसके ऑस्मोटिक प्रेशर को हमने पाई बी से डिफाइन कर दिया। ठीक, और दोनों सॉल्यूशन क्या है, आइसोटोनिक है। तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, पाई ए इक्वल्स टू पाई बी। ओके, फिर इसको ओपन करेंगे तो पाई ए के लिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू आर इंटू टी इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इंटू आर इंटू टी। और अगर टेम्परेचर सेम हुआ तो फिर ये क्या हो जाएगा, आर टी कैंसल। ओके, तो फिर क्या बचा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। फिर उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन मीन्स मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बी। ठीक है, तो ये एक एक्सप्रेशन बनेगा। फिर अगर दोनों सॉल्यूशन का वॉल्यूम सेम है, इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ए इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बी, देन Na इक्वल्स टू Nb। ठीक है, फिर इसको एक्सपांड करेंगे तो Na नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास, मास ऑफ A अपॉन mm ऑफ A इक्वल्स टू मास ऑफ B अपॉन mm ऑफ B। तो उससे क्या होता है, अगर हमारे पास ये एक्सप्रेशन रहेगा तो हम क्वेश्चंस को फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे पास अगर ये एक्सप्रेशन नहीं भी रहा तो भी हम इस चीज को 1 मिनट के अंदर डिराइव कर सकते हैं और फिर फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके,
चलिए फिर अब देखो, अभी हमने देखा आइसोटोनिक सॉल्यूशन, फिर वैसे ही डिफाइंड होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, तो उसको भी डिफाइन करने के लिए या फिर समझने के लिए हमारे पास दो सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। तो इफ ऑस्मोटिक प्रेशर of solution is more than osmotic pressure of other solution, means हमारे पास दो सॉल्यूशन है, तो दो सॉल्यूशन में से जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा वो सॉल्यूशन कहलाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। यहां पर सॉल्यूशन ए और ये सॉल्यूशन बी, ठीक है। एंड पाई ए इज ग्रेटर देन पाई बी, तो तुम क्या बोलेंगे, ए इज सॉल्यूशन ए इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ओके, फिर यहीं पे जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन भी समझ लो, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन किसे कहेंगे, ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सामने वाले सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर से कम हो, ठीक है। इट इज द सॉल्यूशन हैविंग लेस ऑस्मोटिक pressure than the osmotic pressure of other solution is known as hypotonic solution, ठीक है। जैसे इसे एग्जांपल को ले लें, ए सॉल्यूशन ए का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा था सॉल्यूशन बी के ऑस्मोटिक प्रेशर से, इस वजह से सॉल्यूशन ए क्या कहला रहा है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहला रहा है। तो हम सॉल्यूशन बी को क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, क्यों, क्योंकि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर इससे कम है, ठीक है। यहां पर सॉल्यूशन बी इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, तो इस तरीके से ये तीनों टर्म आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक तीनों क्या होते हैं, रिलेटिव होते हैं। मींस एक सिंगल सॉल्यूशन को हम हाइपोटोनिक नहीं बोल सकते, एक सिंगल सॉल्यूशन को हम हाइपरटोनिक नहीं बोल सकते, और एक सिंगल सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक नहीं बोल सकते जब तक हमारे सामने कोई दूसरा सॉल्यूशन प्रेजेंट ना हो। ओके, चलिए फिर अब देखो ये क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 10 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ यूरिया इज आइसोटोनिक विद 5% W/V, दैट इज वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, solution of non-volatile solute, then the molecular mass of solute will be। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम गिवन डाटा लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिया कितना दिया हुआ है, 10 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। अब डेसीमीटर क्यूब मीन्स 1 लीटर, बिकॉज 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल्स 1 लीटर, ठीक है। फिर हम इसको मोलैरिटी में कन्वर्ट करें, तो देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिया इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मास अपॉन मोलर मास। मास कितना, 10 ग्राम, मोलर मास कितना होगा यूरिया का, तो यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2, ये होता है फॉर्मूला यूरिया का। तो इसका जब मोलर मास निकालोगे तो कितना निकलेगा, 60 निकलेगा, ठीक है, निकाल के देख सकते हो आप। ओके, यहाँ पर M दैट इज नंबर ऑफ मोल्स मास अपॉन मोलर मास, दैट इज 16 इंटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना, 1 लीटर। ओके,
ये हुआ m ऑफ यूरिया, ठीक है। फिर उसके बाद m ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज m by v इक्वल्स टू, अब m by v मीन्स मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो उस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन इस तरीके से दिया हुआ है 5% W/V, ओके। अब 5% W/V का मीनिंग है 5 ग्राम सॉल्यूट इन 100 ml सॉल्यूशन, ठीक है। तो जब भी W/V दिया रहता है तो उसका मीनिंग होता है कि सब्सटेंस का कितना ग्राम प्रेजेंट है सॉल्यूशन के 100 ml वॉल्यूम में, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। चलिए यहां पर मास कितना 5 ग्राम और मोलर मास हमें निकालना है, ओके। फिर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन 100 ml, 100 ml मींस 0.1 लीटर, ठीक है। अब देखो गिवन कंडीशन क्या है, बोथ सॉल्यूशंस आर आइसोटोनिक विद ईच अदर, दैट मींस पाई यूरिया इक्वल्स टू पाई अननोन सॉल्यूशन, ठीक है। फिर m ऑफ यूरिया इंटू r इंटू टी इक्वल्स टू m ऑफ सॉल्यूशन इंटू r इंटू टी, फिर r टी कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा m ऑफ यूरिया इक्वल्स टू m ऑफ सॉल्यूशन। m ऑफ यूरिया कितना आ रहा है 10/60 इक्वल्स टू m ऑफ सॉल्यूशन कहाँ है, ये रहा 5/mm इंटू 0.1, 0.1 मीन्स 1/10, ओके। फिर ये कैंसिल हो जाएगा तो mm यहाँ पर कितना आएगा 6 इधर, 6 इंटू 5 30 एंड 30 इंटू 10 300, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। चलिए और भी कुछ क्वेश्चंस है उनको हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। चलिए।